प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है, ये आप जानते ही हैं। किंतु लोकतंत्री विचारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक विचारों का इतिहास है। मानव जाति के प्रारंभ काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इस विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र ये अधिक प्रमुख हैं और वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं निश्चित रूप से लोकतंत्र को माना जाता है। यूनानियों द्वारा विचारित तथा 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के प्यूरिटन आंदोलन के द्वारा विकसित इस धारणा ने 18वीं शताब्दी में अमेरिका 1776 में तथा फ्रांसीसी 1789 क्रांतियों के प्रकाश में सर्वव्यापी समर्थन इसमें प्राप्त कर लिया और वर्तमान शताब्दी में लोकतंत्र ने अपने को एक आदर्श रूप में स्थापित किया है। अतः आज प्रत्येक व्यक्ति तथा राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करता है। हम देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है ना, कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र को अगर हम शब्द की दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी से बना है और यह शब्द जो है वह ग्रीक यूनानी जो शब्द है विधान के अनुसार डेमोस और क्रेशिया इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमो जिसका अर्थ होता है लोक और क्रेशिया जिसका अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन, है ना। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेशिया, जनता का शासन। देखिए एक लंबे समय से लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के प्रकार एक प्रकार से ही लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस लोकतंत्र को अलग अलग रूप से परिभाषित भी किया है और इसकी सबसे जो प्रसिद्ध परिभाषा है वह है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ये सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, आपने इसको सुना भी होगा। इसी तरह ब्राइस ने इसकी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित नहीं होती बल्कि संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। इसी तरह से शिले भी इसकी परिभाषा देते हैं और क्या कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, हर व्यक्ति का भाग शासन के अंदर होना चाहिए, वही लोकतंत्र है। जब हम इन परिभाषाओं को देखते हैं, किसकी, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा, ब्राइस की परिभाषा, सीले की परिभाषा, तो उसमें कुछ विशेषताएं निकल के आती है। देखिए, और वह विशेषता क्या है कि हर परिभाषा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जनता के हितों का लक्षण किया गया है ना, रक्षण किया गया है और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बताए गए हैं। जनता का प्रतिनिधित्व किसे कहेंगे हम, इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार शासन का आधार देवी नहीं होता बल्कि लौकिक होता है, ठीक है ना। जनता के हितों का रक्षण किस प्रकार से होता है कि लोकतंत्र में शासन का जो अस्तित्व है वो जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है ना, रक्षण कहा है हमने, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक ही साधन के रूप में ही होती है, साध्य के रूप में नहीं होती। इसी तरह से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का क्या मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण क्या करेगा, शासन सत्ता में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है ना। तो ये जो तीन विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनता है ना, वही सरकार की स्थापना करती है और इसमें सर्वसाधारण के हितों की रक्षा की जाती है और उसके इच्छानुसार ही वो पदासीन रह सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लोकतंत्र है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया लोकतंत्र के प्रकार, कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकार की दृष्टि से हम लोकतंत्र को दो प्रकार का कह सकते हैं। एक, या इसके शासन के भेद भी बताए जा सकते हैं कि लोकतंत्र का भेद क्या है, कि एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ
डेमोक्रेसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह, इसका क्या अर्थ हो सकता है कि जहां संपूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, और इस लोकतंत्र में संपूर्ण जनता एक सभा या परिषद में एकत्र होकर अपनी इच्छा प्रकट करती है और स्वयं कानूनों का निर्माण करती है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हो गया कि शासन का ये वह रूप है जिसमें संपूर्ण जनता क्या करती है, स्वयं शासन संचालन करती है, एक सभा या परिषद में एकत्रित होकर अपनी इच्छाओं को प्रकट करती है और अपने कानूनों का निर्माण करती है। और लोकतंत्र के इस रूप का दर्शन हमें प्राचीन काल के भारत, चीन, रोम और यूनान में भी देखने को मिलता है। आज के विशाल और व्यापक राज्यों में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उम्मीद नहीं करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी सब जगह नहीं है। आज स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटन हैं, जैसे आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उरी, अंटक-वाल्डेन तथा ग्लारस। ये जो 5 कैंटन हैं स्विट्जरलैंड के, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैंने स्विट्जरलैंड के संविधान के अंदर उसके कुछ साधन भी डिस्कस किए थे। अगर आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप स्विट्जरलैंड के, जो मेरा एक वीडियो है स्विट्जरलैंड के संविधान के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसको आप अच्छी तरह से देखें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रकार कौन सा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आज का युग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। इस लोकतंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेकर किसके द्वारा भाग लेती है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन करती है। इसलिए इसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसमें शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। वे प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और इसलिए वो प्रतिनिधात्मक शासन भी कहलाता है। इसके अंतर्गत कानून का निर्माण जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही करते हैं। आज विश्व के लगभग सभी देशों में, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उस सब जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है ना। तो इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा जो निर्धारित अवधि है उसके लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, कानून का निर्माण करने के लिए व्यवस्थापिका का गठन करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो जनता कार्यपालिका के प्रधान या प्रधान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है ना। तो ये आपने देखा होगा कि अभी अपन ने डिस्कस किया ही था कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन है उसके मूल लक्षण क्या है, कैसी होती है, उनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो हम एक एक करके इन शासन का अध्ययन करेंगे। जैसे सार्वजनिक हित में वृद्धि की बात करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर, शासन के अंदर सार्वजनिक हित में वृद्धि, इसका क्या अर्थ हुआ कि लोकतांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर ही चुनाव जीतते हैं, है ना। जब चुनाव लड़ते हैं ना जब प्रतिनिधि, तो कहते हैं कि हम उनको क्या क्या समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि उन्हें वापस भविष्य में भी चुनाव लड़ना होता है। अतः वह जनप्रतिनिधियों सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। तो सबसे पहला लोकतंत्र का जो विशेषता है वो है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, क्योंकि जनता को सार्वजनिक हित में शासन, प्रतिनिधि को सार्वजनिक हित में शासन करना होता है। एक कार्यकुशल शासन, कार्यकुशल शासन से क्या अभिप्राय देखिए कि लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। कैसे कि लोकतंत्र की कार्यकुशलता में अनेक कारण हैं। जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है, तथा शासन जनता के प्रति कैसा होता है, उत्तरदायी होता है, और शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की इसमें कोशिश की जाती है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार कार्यकुशल शासन होता है लोकतंत्र के अंदर। लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव होते हैं इसके अंदर। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये एक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए ही निर्वाचित होना चाहिए, और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार भी होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने का क्या है, एक साधन है, ठीक है ना। अतः शासक वर्ग को क्या चाहिए कि शासक वर्ग के द्वारा चुनाव को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय पर चुनाव होते हैं, निश्चित समय तक व्यक्ति कार्य करता है, और शासक व्यवस्था इसमें अधिनायक न बने और चुनाव को टालने की कोशिश ना करे। फिर ये लोकप्रिय नियंत्रण कि न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियंत्रण किसके माध्यम से रखा जाता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। फिर है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ये इसकी अगली विशेषता है जनतंत्र की कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे
और इसके लिए ये आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, है ना। जैसे कैसे शासन जनता व जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए कि सभी नागरिकों राजनीतिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो, जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, ये इसकी स्वतंत्रता की स्थिति हो, जनता शासक वर्ग के निरंतर संपर्क की स्थिति हो। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद वो जनता के पास ही ना जाए, उसको लगातार जनता से संपर्क करना होगा। राजनीतिक और नागरिक समानताएं कि समानता जो है वो लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का एक साधन है ना। और इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे वर्तमान समय में क्या देखते हैं हम कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक न हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो राजनीतिक और नागरिक समानता लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार है। फिर उसी के साथ इसकी विशेषता है कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। देखिए, स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। वो लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, है ना। और राजनीतिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी बातें आती हैं, जैसे मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता में विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। और जनता को शासन का संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। वे राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता न केवल बहुमत वर्ग को बल्कि शासन की नीति से अगर कोई असहमत नहीं है तो अल्पमत वर्ग को भी ये प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी उसका विरोध कर सकता है ना, अल्पमत से भी इसका विरोध किया जा सकता है। फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव की बात कि लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास रखता है ना। और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के क्या हैं, साधन है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता, उससे पहले की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं। और व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य। लोकतंत्र चाहता है कि व्यक्ति का विकास पूरा विकास होना चाहिए। फिर है मानवीय विवेक में विश्वास। ये माननीय नहीं है, मानवीय है कि लोकतंत्र में बर्गसन के एक अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता है। लोकतंत्र जो है बर्गसन का जो अबुद्धिवाद का सिद्धांत है उसमें विश्वास नहीं करता, जिसमें क्या कहा गया है कि मानव को भावनाओं का पुतला बताया गया है। बर्गसन के अबुद्धिवाद में व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बताया गया है। तो लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है ना। हम एक दूसरे को विचार अपने बताएंगे, सामने वाले के सुनेंगे, तभी कोई काम नहीं होगा। और तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय हमको विचारों का आदान प्रदान ही करना चाहिए, तभी हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, है ना। तो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुँचने के लिए विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। संघर्ष करने की बजाय केवल हम संघर्ष करते रहें, एक दूसरे को खींचते कूदते रहें, लेकिन हमको हमारे आपस में बात तो करनी ही पड़ेगी, अपने विचार बताने पड़ेंगे कि हम क्या चाहते हैं, है ना। जैसे कौरी और हार्ट्ज इस बात के लिए कहते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। फिर आता है बहुमत का शासन कि लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है, देखिए, है ना। और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त होगा, शासन का अधिकार भी किसको होगा, उसे ही होगा जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे। तो लोकतंत्र जो है वो बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता है कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है ना, वरन यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत का ही शासन है। देखिए, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि बहुमत सही ही हो, लेकिन जब हमने लोकतंत्र को अपनाया है, मत प्रणाली को अपनाया है, तो जो बहुमत होगा उसको हमको मानना ही पड़ेगा,
है ना। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को कहेंगे कि बहुमत हमेशा सही हो जरूर नहीं है, कभी कभी अल्पमत भी सही हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि राजनीतिक जो समझ है वो इससे कहीं ज़्यादा आगे है, और हम कह सकते हैं कि बहुमत के शासन में ये बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। वो बार बार उत्पात न मचाए अल्पमत वर्ग, है कि वह संवैधानिक तरह से अपने आप को बहुमत में परिणित करने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता, है ना। तो अल्पमत का भी सम्मान किया जाता है, लेकिन इस तरह से न हो। फिर आता है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि मॉन्टेस्क्यू, आपने देखा होगा शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या सिद्धांत दिया था कि सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति सिद्धांत भी मैंने अपने एक वीडियो में विस्तार से समझाया है, अगर आप उसको विस्तार से सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की अपनी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य अपनाना होगा। और शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखना जाना चाहिए, है ना। और इससे साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करना चाहिए। न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। फिर इसकी देखिए अंतिम विशेषता हम देखते हैं संविधानवाद। देखिए संविधानवाद का अर्थ क्या होता है कि संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शक्तियों वाला शासन, और लोकतंत्र भी यही मानता है कि शासन को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां उसको नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। लोकतंत्र क्या है? संविधानवादी शासन है। जैसा कि हैरिंगटन ने कहा है कि लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन, कैसा? कानून का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं, ये व्यक्तियों का शासन नहीं है, विधि का शासन है, विधि की सर्वोच्चता है इसमें। और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान, संविधान के नागरिक के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है ना। इन सब के अतिरिक्त भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हों, इन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीके से संभव बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि लोकतंत्र हम कहते किसे हैं और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हम अगले उसमें इसके गुण और दोष को भी चर्चा लेके आएंगे, गुण और दोष की भी। और लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे शॉर्ट टाइप प्रश्न भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसके आंसर बड़े देने होते हैं, 300 शब्दों के, 500 शब्दों के, है ना। अधिकतर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है आपको कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति है, समाज की एक व्यवस्थित जीवन का एक मार्ग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको अब लोकतंत्र की परिभाषा बताते हैं, उसकी विशेषताओं को बताना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप ये देखिए ये भी आ जाता है इसमें कि अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र शासन का विकृत रूप क्या है। अरस्तु ने बताया था ना जैसे कि भीड़ तंत्र जो है वह लोकतंत्र का विकृत रूप है। मैं आपके अगले वीडियो के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करूंगी। हो सकता है कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाए और आप कन्फ्यूजन में आ जाएं, है ना। मैं आपसे चाहूँगी कि आप जिसने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी अगला वीडियो बनता है वो आपके पास आ जाए। धन्यवाद बच्चों।